नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे दिन भर। शुरुआत करेंगे इस वक्त एक अहम खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए वो आज सुबह तड़के ग्लासगो पहुंचे हैं। COP26 में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष रखेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लासगो दौरा। ग्लासगो में वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। ग्लासगो के बिल्कुल करीब 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे। 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए। बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया और अब तैयारी है 1 नवंबर की, जो बहुत ही लंबा और बहुत ही मसरूफ दिन गुजरने वाला है। शुरुआत प्रधानमंत्री के दिन की होगी 45 करीब लोगों से, डायस्पोरा के लोगों से मुलाकात से, जिसमें कि डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स और जिन्होंने अच्छे और बड़े काम किए हैं वो शामिल हैं। और उसके बाद COP26 की ओपनिंग सेरेमनी के तरफ रुख किया जाएगा। यहाँ पर इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद है एक इन्विटेशन ओनली लीडर्स, एक्शन फॉर सॉलिडारिटी लीडर्स की एक छोटी सी मुलाकात, जिसमें आइडियाज़ का आदान प्रदान किया जाएगा, बातचीत होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसके बाद छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम, बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक मुलाकात, जिसमें मई 2021 में जो एक रोड मैप तय किया गया था, बायलैटरल रोड मैप दोनों देशों के लिए, उस पर बातचीत होगी, किस तरह से काम चल रहा है उस पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर, जिस पर भारत पहल ले रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद है बहुत ही वो अहम लम्हा जिसके लिए सबको इंतज़ार है, प्रधानमंत्री का भाषण 3:15 के करीब UK टाइम, जब वो भारत का जो पहलू है और जो पक्ष है COP26 को, क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो दुनिया के सामने रखेंगे, जिसमें एक तरह से भारत आवाज़ बन रहा है डेवलपिंग देशों की। और साथ में इसमें बहुत हमें बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी होना चाहिए। दिन का अंत होगा केल्विन ग्रोव म्यूज़ियम के साथ, जहां क्लाइमेट चेंज पर एक एग्जीबिशन भी चल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री अपना भाषण हिंदी में देने वाले हैं। इसका तर्जुमा साइमल्टेनियसली किया जाएगा अंग्रेजी में, लेकिन वो खुद अपना भाषण हिंदी में देंगे। एक बहुत ही लंबा दिन, अहम दिन, खासतौर पर जब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं है। भारत अपना पक्ष किस तरह से रखता है, ये COP26 के लिए एक बहुत अहम लम्हा होगा। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। COP26 में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने भारत का विजन और मिशन दोनों पेश करेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इटली में भारत की धाक जमाई, G20 समिट में अर्थव्यवस्था और जलवायु पर नमो मंत्र दिया और अब बारी है COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 में शरीक होने के लिए ग्लासगो पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग पिछले 4 घंटे से वेट कर रहे थे
और उनको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। एक सपना सच हुए जैसी फीलिंग है। ग्लासगो के बिल्कुल करीब 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए। बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री का ग्लासगो दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जलवायु पर भारत का पक्ष रखेंगे और वहाँ विस्तार से चर्चा करके मुझे लगता है एक भविष्य के लिए रोड मैप बनेगा, कैसे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। पेरिस सम्मेलन से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींच लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे बढ़कर जिस तरह से नेतृत्व किया था, उसके बाद ग्लासगो सम्मेलन में सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। आज ग्लासगो में प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। शाम को COP26 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। रात को पीएम लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडेरिटी हाई प्रोफाइल इवेंट को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पिछले एक साल में सूखा, बेमौसम बरसात, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से $87 अरब का नुकसान हुआ है। इस मामले में भारत से आगे केवल चीन है, जिसका पिछले एक साल का नुकसान $238 अरब था। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ मिल बैठकर कदम उठा सके। लवीना टंडन, ग्लासगो, आज तक। तो इस महत्वपूर्ण दौरे पर नजर हमारी बनी हुई है। हर अपडेट सबसे पहले आज तक पर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सियासी अखाड़े में सभी दलों के नेता ताल ठोक कर खड़े हैं। अखिलेश यादव भी मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन हरदोई में एक रैली के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि बैकफुट पर आ गए। अखिलेश ने जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल की तरह आजादी का नायक बताया है। इस बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी की सियासी जंग में जिन्ना की एंट्री। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए। अखिलेश यादव के बयान पर मचा बवाल। उन्होंने आजादी दिलाई, संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना को बताया गांधी, नेहरू और पटेल जैसा फाइटर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर अखिलेश अपना विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बोलना शुरू किया तो जिन्ना को आजादी का नायक तक बता डाला। जिन्ना की तारीफ में कसीदे कढ़ने के बाद अखिलेश अब विपक्षियों के निशाने पर हैं। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया, समय रहते देश को समझ लेना चाहिए कि जिन्नावाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर जाति और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाया है और तीखा तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के ज्ञान को सुनकर मुलायम सिंह भी अपना माथा पकड़ लेंगे। जाति और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान सुन करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहे हैं, यूपी की सियासत में रोज नया भूचाल आता है। इस बार अखिलेश ने जिन्ना के जिन को बोतल से निकाला है। अब बात निकली है
तो दूर तलक तो जाएगी ही। प्रशांत पाठक और सत्य मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और बात अयोध्या की करते हैं। राम के रंग में रंगी है अयोध्या, कण कण में राम दिख रहे हैं। अयोध्या को इंतजार है राम के आगमन का। अयोध्या जगमग है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी ने यहां रामलला की पूजा अर्चना की, लेकिन खास बात यह रही है कि राम मंदिर के गर्भगृह में काबुल नदी का जल रखा गया। आप भी देखिए, राम के गुण गाती अयोध्या। एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है श्री राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। यूं ही नहीं कहते कि रोम रोम में बसते हैं भगवान राम, क्योंकि राम मर्यादा की पहचान है, धर्म का सम्मान है, भारत का अभिमान है। सदियों से चली आ रही गौरव की वो परंपरा है जिसके सामने दुनिया भी सिर झुकाती है, श्री राम के आदर्श अपनाती है। और इसी बात का प्रमाण है अफगानिस्तान की धरती से भेजा गया काबुल नदी का जल, जिसमें भारत की धरती से दूर बैठी एक लड़की की आस्था है, श्रद्धा है और भगवान राम में अटूट विश्वास की झलक है। इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है श्री राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिलाकर के एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ पूरे देश से भगवान राम के चरणों में जल अर्पण करने के लिए भेजा गया, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उसी आस्था का सम्मान किया। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहाँ विशेष रूप से भेजा है, और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया, काबुल नदी का जल गर्भगृह में अर्पित किया। तो राम मंदिर का जहां पर निर्माण हो रहा है, बिल्कुल गर्भगृह में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर यहाँ पर वो अर्पित करेंगे। दरअसल काबुल से इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जल भेजा था। आतंकवाद के साये में वहां पर जी रही बच्चियां और उनकी पूरी कहानी, एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास जिसके साथ ये जल उन्होंने अयोध्या के लिए भेजा है, ताकि वो इस मंदिर में और मंदिर निर्माण की नींव में यहाँ पर अर्पित हो। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की तरफ से करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कामेश्वरो वैष्णो ददातु ओम विश्वतः चक्षुरु तब विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरु तब विश्वतः स्पाः संबाहुभ्याम धमति संपा तत्रे द्यावा भूमि जनियन् देवो एका। राम सिर्फ हिंदुओं की आस्था और विश्वास के प्रतीक नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत की पहचान है और हर हिंदुस्तानी की शान है। और इसीलिए अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में पूरी दुनिया की पवित्र नदियों का जल ले जाने की योजना बनाई गई। कार्य प्रारंभ होते समय ये प्रयास हुआ था कि देश के सभी, दुनिया के सभी पवित्र नदियों का और भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का जल यहाँ पर लाया जाए। उस बालिका के मन में भी उस समय भाव रहा होगा। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ राम भक्ति की बहती धारा और तेजी से पूरी दुनिया में पहुंचेगी और उतनी ही तेज गूंजेगा राम का नाम पूरी दुनिया के आकाश में। अयोध्या से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। आज से दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। इसके लिए डीडीएमए ने सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है। बच्चों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक करने की हिदायत भी दी गई है। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी और न ही बच्चे अपना सामान किसी के साथ शेयर करेंगे। स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ओ
आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है। दिल्ली के स्कूल में दोस्तों से मिलने की बेताबी है, स्कूल जाकर पढ़ने की तमन्ना है। 19 महीने बाद ये मौका मिला है। आज की सुबह बिल्कुल अलग है। आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। वैसे तो दिल्ली में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले से ही चल रही थीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आज से बजने लगेंगी घंटियां। कोरोना के इस काल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। क्लासरूम में जो बच्चे बैठेंगे उनकी लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली गई है, यानी कि कौन सी सीट पे कौन सा बच्चा बैठेगा इसकी तैयारी कर ली गई है। और साथ ही साथ यहाँ जगह जगह पर स्टिकर चिपकाए गए हैं जमीन पर भी, ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। 8वीं तक के बच्चों की क्लास के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर न किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाएगी। दोपहर के भोजन, किताबों या किसी सामान को शेयर करने की इजाजत नहीं है। स्कूलों ने भी अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर ली हैं ताकि कोविड नियमों का सही से पालन किया जा सके। पहले इन डेस्कों पर 2 बच्चे बैठा करते थे, लेकिन अब एक बेंच एक बच्चे का स्टिकर हमने लगाया है और बच्चों को ये भी ध्यान में रखा गया कि उसका डिस्टेंस पूरा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहे। दूसरा है कि अभी सिचुएशन इस बात की है कि हमें बच्चों की सेफ्टी कैसे करनी है। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि अब 3 साल का बच्चा हमारे स्कूल में आएगा, 3 से लेकर के 8वीं क्लास तक का बच्चा जो आता है उसकी साइकोलॉजी को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है और उसको इस रूटीन पर लाना है कि वो कोविड-19 की सेफ्टी को बहुत अच्छे से समझे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में 8वीं तक के सभी स्कूल आज से ही खुल रहे हैं। कई स्कूलों ने दिवाली के बाद 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्कूलों के दोबारा खुलने से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 110 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम ने 33 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इस हार के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। दुख, गुस्सा, क्षोभ, हताशा, निराशा, ये सारे भाव आपके भीतर उमड़ घुमड़ रहे होंगे। इन भावों का अभाव नहीं है आज हिंदुस्तान में। अभाव है तो भरोसे के साथ खेलने और जीतने वाले खिलाड़ियों के, खासकर आर या पार वाले मैचों में। एक पल के लिए भी लगा ही नहीं कि 130 करोड़ भारतीयों की नुमाइंदगी करने वाली ये टीम है। शुरुआत से देखिए, ये वो जनाब हैं जिनके लिए कप्तान ने अपना और रोहित का बल्लेबाजी क्रम बदला। बदले में इन्होंने दिया ये तोहफा। पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर विलियमसन ने जहां फील्ड लगाई थी उसी फील्डर के हाथ में ये कैच थमा बैठे। और केएल राहुल आईपीएल में ऑरेंज कैप धारी, इनका भी वही हाल है। सीधे कैच फील्डर के हाथ में भेज दिया। प्रतियोगिता होती डीप में आउट होने की तो इन्हें इनाम दिया जाता। और फिर रोहित खाता खुलने से पहले ही बाल बचे थे, लेकिन बाज नहीं आए। पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, गेंद भी शॉट थी, पुल मार गए और गए। स्कोर 40 पर 3, यहां तक 7.4 ओवर भी निकल गए थे। विराट कोहली शुरू से ही कश्मकश में थे। हाथ खोलने की पहली ही कोशिश में काम तमाम। पंत और हार्दिक के बीच 22 रनों की सुस्त साझेदारी हुई और फिर
पंत डंडे पर खा बैठे गेंदबाज एडम मिलने। हद है, किसी बल्लेबाज ने हल्ला बोलने की कोशिश तक नहीं की, कामयाबी क्या खाक मिलती। हार्दिक पांड्या ने फिर साबित किया कि उन्हें 11 में रखना टीम 11 की भूल थी। 24 गेंदों पर 23 रन बनाए, एक बाउंड्री आई भी तो लक बाई चांस। अब सब लोग मिलकर समीकरण बिठाने में जुटे हैं कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो सेमीफाइनल का चांस बन जाए। खाक, ये टीम सेमीफाइनल की हकदार कैसे हो सकती है? आज तक ब्यूरो के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।